दिन के 11 बज चुके थे और सुरेश अभी भी गहरी नींद में सोया था। आजकल उसकी शाम की शिफ्ट चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी उठने की परवाह नहीं होती। वैसे भी बीवी सुजाता 2 दिन पहले ही मायके गई है। अभी कम से कम 15 से 20 दिन तो वह बीवी की चिकचिक से भी आजाद था। सुजाता घर में होती है तो उसे जल्दी उठकर व्यायाम के लिए जाने की जिद करती है। वैसे सुरेश कभी उसकी सुनता नहीं। सुरेश हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। उसकी माँ ने भी बचपन से उसे यही सिखाया था। कितनी दफा वह सुजाता को माँ की बात कह चुका है कि मर्द घर का मालिक होता है और औरत उसकी गुलाम। घर कैसे चलाना है इसका फैसला मर्द करता है। औरत कभी भी मर्द को आज्ञा नहीं दे सकती, मगर उसे मर्द की आज्ञा माननी जरूर चाहिए। ऐसी बातें सुनकर सुजाता चुप रह जाती और वो हंसता हुआ अपने मन की करने लगता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुरेश को उठना पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। सर, आपका कोरियर। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सुरेश ने लिफाफा खोला तो भौचक्का रह गया। यह तो वकील का नोटिस था जिसे सुजाता द्वारा भिजवाया गया था। हड़बड़ाते हुए सुरेश ने नोटिस पढ़नी शुरू की। यह तलाक का नोटिस था जिसमें लिखा हुआ था, श्रीमान सुरेश महाजन, यह नोटिस आपके नाम हमारी मुवक्किल सुजाता कपूर द्वारा भेजा गया है। हमारी मुवक्किल सुजाता निम्न बातों पर आपको गौर कराना चाहती हैं। उन्होंने क्रम से कुछ घटनाओं का विवरण लिखा है कि आपकी जातियों ने उनके अधिकार छीने और वे घरेलू हिंसा का शिकार हुई। ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर वे आपसे आजिज आ चुकी हैं और छुटकारा पाना चाहती हैं। नोटिस में विस्तार से कुछ घटनाओं का वर्णन था। ये घटनाएं सुरेश के पुरुषवादी रवैये की पोल खोल रही थीं। सुजाता ने क्रम से ये घटनाएं लिखी थीं। 14 फरवरी 2020। मिस्टर सुरेश महाजन यानी माननीय पति महोदय, आपको हमारी शादी के करीब 1 सप्ताह बाद की वह रात तो याद ही होगी। लॉकडाउन से 1 महीने पहले वैलेंटाइन डे के दिन जब हम हनीमून पर मनाली गए थे, तो उस दिन मैंने अपनी बहन द्वारा दिए गए तोहफे को खोला था। बहन ने चुपके से मेरे बैग में एक ड्रेस रख दी थी और मैं उसे पहनकर तैयार हो गई। ड्रेस कहीं से भी बेकार नहीं लग रही थी। स्लीवलेस जरूर थी मगर भद्दी नहीं थी। उस ड्रेस को पहनकर खुशी खुशी मैं अपने कमरे से बाहर निकली। आपने बुरा सा मुंह बनाया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार नीचे फेंका और झकझोरते हुए मुझे यह कहते हुए वापस बाथरूम में धकेल दिया कि ऐसी ड्रेस पहनकर साथ चलने की बात सोचना भी मत। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे वजूद पर ही सवाल खड़ा किया गया हो। क्या मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक भी नहीं मिलना चाहिए? क्या अपने हनीमून पर अपने पति के साथ भी मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? नोटिस में एक और घटना का विवरण था। सुजाता ने हिंसा का आरोप लगाते हुए एक दिन क्या हुआ था, इस बारे में विस्तार से लिखा था। 23 मार्च 2020। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उठने में देर हो गई। आप तो मेरे उठाने पर ही उठते हो, इस वजह से आपको ऑफिस जाने में देर हो गई। मैंने तबीयत खराब में भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, मगर आप झल्लाते हुए ऑफिस गए। शाम तक मुझे 102 डिग्री बुखार हो चुका था। मैंने फोन करने की सोची, फिर रुक गई कि आपका मूड सही नहीं। मैं दवा खाकर पूरे दिन सोई रही। शाम को दरवाजे की घंटी लगातार तेज आवाज में बजती सुन मैं हड़बड़ा कर उठी और चक्कर खाकर गिर पड़ी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैंने दरवाजा खोला। मेरी तरफ एक पल को भी देखे बगैर आपने मुझे धक्का दिया और चिल्लाते हुए घर में घुसे। अपना बैग बिस्तर पर पटकते हुए चीखने लगे, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है। पता नहीं क्यों पूरे दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। मैं थक हार कर ऑफिस से लौटता हूँ और एक तुम हो कि दरवाजा भी नहीं खुलता। अब मुंह क्या देख रही हो, पानी लाओ। उस वक्त मुझे खुद पर कितना तरस आया यह केवल मैं ही जानती हूँ। तुमने एक नजर भी मेरे मलिन पड़े चेहरे की तरफ नहीं डाली। मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई ही नहीं दी। तुमने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मैं आज इतनी सुस्त क्यों हो रही हूँ। तुम्हारे लिए मैंने चाय बनाई मगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कुछ कहने का भी दिल नहीं किया। मैं जाकर सो गई और तुमने रात में खाना न मिलने पर फिर से हंगामा कर दिया।
मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए तुम थप्पड़ लगाने ही वाले थे, मगर हाथ गरम देखकर रुक गए। यह कैसा रिश्ता है हमारा, जहां पति को अपनी पत्नी की तकलीफ भी नहीं दिखती। यह बात अलग है कि अगले दिन से ही लॉकडाउन हो गया और तुम मुझे चाय ब्रेड खिलाने के लिए घर में थे। मगर आज सोचती हूँ कि यदि उस समय मुझे वायरल बुखार के बजाय कोरोना हुआ होता तो तुम मेरी क्या हालत करते। 3 अप्रैल 2020। इस दिन मैंने तुमसे बिना पूछे घर के पर्दे बदल दिए थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही खरीदे थे। तुमने उन पर सरसरी नजर डाली और कोने में पटक दिया। मुझ पर चिल्लाते हुए तुमने कहा था, इतने चटकीले रंग के पर्दे मेरे घर में नहीं लगेंगे। उस दिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या यह घर केवल तुम्हारा है। मैं यहाँ मेहमान हूँ, यह मेरा घर नहीं। मगर हमेशा की तरह मुझे तुमसे कुछ भी पूछने या बताने की इच्छा नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखें छलछला आई थी, मगर तुम अपने अहम के नशे में गुम थे। 26 अप्रैल 2020। याद करो, उस दिन शाम 7 बजे मैं हंसती मुस्कुराती अपनी सहेली से बातें करके मुड़ी और तुमने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चीख पड़े थे तुम। मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने अपनी सहेली से उसके पति की तारीफ कर दी थी। तुम्हारे अंदर जलन की आग ऐसी भड़की कि तुमने आगे पीछे सोचे बगैर मुझ पर हाथ उठा दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करती रहूं, जबकि तुम मेरी खुशी की कोई कदर नहीं करते। मेरी सहेली विभा का पति हमेशा विभा की पसंद और उसकी खुशी को तवज्जो देता है। ऐसे में मैंने उसकी तारीफ करके क्या गलत कर दिया था। 2 मई 2020। इस दिन अपनी मां की शव पर तुमने मेरी बांह मरोड़ दी। कई दिनों तक मैं इस दर्द से परेशान रही। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि मैं तुम्हारे शर्ट की बटन टाँकना भूल गई, जबकि उस दिन तुम्हारी जूम मीटिंग थी। पर क्या इतनी सी बात पर तुम मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करोगे। लॉकडाउन में तुम भी तो पूरे दिन घर में बैठे रहते हो। ऑफिस का काम तो मुश्किल से 3-4 घंटे करते हो, बाकी समय कभी दोस्त, कभी टीवी, तो क्या कभी बीवी का हाथ बटाना जरूरी नहीं। सच तो यह है कि तुम्हारे लिए दूसरी सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं सिवाय हमारे रिश्ते के। तो फिर इस रिश्ते को ढोते रहने की मजबूरी कैसी। खत्म करते हैं न इस रिश्ते को। 5 मई 2020। इस दिन आपने मेरी औकात समझाई थी। आपने बताया था कि मुझे औरत होने का धर्म निभाना है। आपको एक बेटा देना है, बेटी नहीं। बेटी की तो आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। बेटा पैदा करना बस मेरे ही हाथ में तो है। कभी भी तो मुझे शक होता है कि क्या वाकई आप पढ़े लिखे हो। आपसे बेहतर तो अनपढ़ हैं, जो अपनी बिटिया को कंधों पर बैठाए दुनिया जहान घूम आते हैं। पर आपके लिए बेटी बोझ है। आपको तो सिर्फ बेटा चाहिए। जाने कैसी रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े हुए हो आपकी। जब साथ चलती हूँ तो एक अजीब सी जकड़न का एहसास होता है। अब आजादी चाहती हूँ मैं आपसे, आपकी धौंस भरी बातों से, आपके पुरुषवादी व्यवहार से। 14 मई 2020। उस दिन शाम को सब्जी काटते हुए मेरा हाथ कट गया था। मेरे दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी, मगर आपको कोई परवाह नहीं हुई कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। पिछले 2 महीने से मैं आपको पसंद की चीजें बना कर खिला रही हूँ ना। फिर क्या आप एक दिन मेरे लिए कुछ बना नहीं सकते थे। बेशर्म होकर मैंने आपको कहा भी कि हेल्प कर दो, तो आपने कैसा धौंस भरा जवाब दिया था, खाना बनाना औरतों का काम है। बता दो, तुमसे नहीं होता तो किसी और को रख लेता हूँ। आपका जवाब सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई थी। आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन के इस समय में आपके साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगी, ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकूंगी आपको, ज्यादा करीब आ पाऊंगी। मगर अफसोस, करीब आने के बजाय हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के इन दिनों में बेहतर ढंग से समझ लिया है, मैं ऐसे शख्स के साथ कतई नहीं रह सकती जिसके लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं, जो अपने जीवन साथी की तकलीफ न समझ सके, उसे बराबरी का दर्जा न दे सके, उसकी खुशियों का ख्याल न कर सके, उस पर विश्वास भी न करे और न ही उसे अपनी जिंदगी में कोई अहमियत ही दे सके। सुरेश बिस्तर पर लुढ़क गया। कागज छूटकर नीचे जा गिरा। उसे आज रोशनी भी चुभने लगी थी।
उसने जल्दी से अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। आज पहली दफा किसी ने उसे आईना दिखाया था और अपनी सूरत देखकर उसे शर्म आ रही थी। उसे सुजाता के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे थे। वे पल जब सुजाता को जी भर कर प्यार किया था उसने। वे पल जब सुजाता के साथ ने जीवन आनंद से भर दिया था। उसे याद आ रहा था कैसे सुबह से शाम तक सुजाता उसके और घर के कामों में लगी रहती थी। सुजाता को तो हमेशा मुस्कुराने की आदत थी, तो क्या वाकई वह इतना स्वार्थी और घमंडी था जिसने सुजाता की हंसी छीन ली। सुरेश बार बार उस कागज में लिखी बातें पढ़ने लगा। उसमें लिखी हर घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी। वाकई सुजाता ने जो भी लिखा था वह 100% सही था। मगर जब घटनाएं हो रही थी उस वक्त सुरेश ने कभी भी सुजाता की नजरों से नहीं सोचा था। सुजाता जो उसकी जीवन साथी है, कितनी दुखी थी और सुरेश को इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सुजाता इस तरह सब कुछ छोड़कर भी जा सकती है। उसे तो सुजाता की आदत हो गई थी। उसके बिना घर में कितना अकेला हो जाएगा। एक छोड़ा हुआ पति कहलाएगा। दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कितनी ही बातें सुरेश के जेहन में घूमने लगी। सुजाता के यूं मुंह मोड़ने से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पहले तलाक की भागदौड़ और परेशानियां, और फिर सुजाता संपत्ति में से भी तो हिस्सा मांगेगी। उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तलाक के बाद दूसरी शादी की टेंशन भी रहेगी। सुरेश को अपना कुलीग विजय याद आया। तलाक के बाद बहुत मुश्किलों से उसे दूसरी दफा कोई ढंग की दुल्हन मिल पाई थी, मगर वह भी फ्रॉड निकली। सुरेश सोफे के कोने में बैठ गया। एक सीधी सादी व पढ़ी लिखी पत्नी को गंवाने के बाद कहीं वह भी परेशानियों के भंवर में न फंस जाए। सुजाता में कोई कमी नहीं, यह तो सचमुच उसका खोखला घमंड था, पुरुषवादी रवैया था जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सुरेश रात भर करवटें बदलता रहा। वो लगातार यही सोचता रहा कि सुजाता को तलाक न लेने के लिए कैसे राजी किया जाए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने सुजाता को फोन लगाया और एक दफा मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी तरह सुजाता तैयार हो गई। सुजाता का मायका आगरा में था। सुरेश ने सुबह सुबह बस ली और इलाहाबाद से आगरा के लिए रवाना हो गया। सुजाता ने उसे माल में मिलने बुलाया। सुजाता का हाथ थामकर सुरेश ने कहा, बस एक मौका दे दो मुझे सुजाता, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हें खोने के एहसास ने ही मुझे मेरी औकात समझा दी है। सुजाता, बस एक मौका दे दो अपने पति को, फिर जो चाहे कर लेना। तुमने मुझे आईना दिखा दिया है, यकीन रखो मैं चेहरा बदल लूंगा, बस तुम्हारा साथ नहीं खो सकता। सुजाता ने सोचा भी नहीं था कि सुरेश इस तरह उससे माफी मांगेगा। एक मौका तो हर अपराधी को दिया जाता है, आपको भी दे दूंगी, पर ध्यान रखना मौके बार बार नहीं मिलते। मुस्कुराते हुए सुजाता ने कहा तो सुरेश ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सुजाता के द्वारा भेजे गए नोटिस ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। सुरेश को सबक मिल चुका था कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों पर भरोसा करके सुखी जिंदगी नहीं जी सकता। सुजाता उनमें से नहीं है जो सिर पर पल्लू ढांककर प्रवचनकर्ताओं की उजलूल बातें मान ले। वो एक बराबरी का हक रखने वाली पत्नी है, ताड़न की अधिकारी नहीं।